Hello everybody, how are you? Today we are going to start our next topic, the imperial officials. आज हम इम्पीरियल ऑफिसर्स की बात करेंगे जो शाही नौकरशाही होती थी, जो अफसर वहाँ पे रिक्रूट किए गए थे मुग़ल दरबार में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती थी और उनको रैंक किसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाता था, कौन कैसी लॉयल्टी शो करता था तब उनको रैंक मिलता था, उनको पद दिया जाता था। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो मुग़ल क्रॉनिकल्स में सबसे मेन जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकबरनामा की, तो अकबरनामा में हमें इस एम्पायर के उस विज़न के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन कि भाई जो एम्परर होता था वही सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती थी। मतलब जो भी ऑर्डर पास करते थे वही करते थे, उसी को मान्य किया जाता था। इवन बाकी जो उनका किंगडम है उस किंगडम को ऑर्डर फॉलो करने वाले के रूप में ही शो किया गया है। किसके अंदर? अकबरनामा में ये लिखा गया है कि बाकी जो प्रजा थी, बाकी जितने भी उनके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स थे वो उन्हीं के रूल को फॉलो करते थे। अगर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस हिस्ट्री से हमें मुग़ल स्टेट के पूरे सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, अगर बाकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो। और ये भी कह रहे हैं कि हम ये भी समझ जाते हैं कि जो इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन था, पूरा का पूरा जो शाही साम्राज्य था, वो किस पे डिपेंड कर रहा था? वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता था। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पे या लोकल गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करती है। अलग अलग ऑफिसर्स हैं जो कि उसके अंडर काम कर रहे हैं। वैसे ही उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन था वो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड कर रहा था, जिससे वो इफ़ेक्टिवली मैनर से काम करता था। सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर कौन सा बताया गया है? सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर था वो था कॉर्प्स ऑफ द ऑफिसर्स, यानी कि अफसरों का दल। और वो अपने मुग़ल दरबार में अफसरों का दल, मतलब किसी को कोई मंत्री बना देता, किसी को मीर बख्शी, किसी को कुछ और कानून को, तो अलग अलग उनको जो है वो ऑफिसर्स की पदवी दी जाती थी। और ये जो कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स था इसी को नॉबिलिटी का दर्जा दिया गया था। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका हो जाता है कि भाई व्हाट वाज नॉबिलिटी इन मुग़ल एम्पायर? दैट वाज द कॉर्प्स ऑफ द ऑफिसर्स। नेक्स्ट वन, द नॉबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम द डिफरेंट और द डाइवर्स एथनिक एंड द रिलीजियस ग्रुप्स। जो नॉबिलिटी, जितने भी अफसरों का दल था वो किसी एक एथनिक या एक रिलीजियस ग्रुप से नहीं बल्कि डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से था। अलग अलग धर्मों से उनको लिया गया था अफसरों को। इसका मतलब क्या था? वो सेकुलर माइंडेड पर्सन थे जो मतलब रूलर थे, जो भी मुग़ल एम्परर थे और मुग़ल रूलर थे, तो उनका मतलब किसी भी एक धर्म को इम्पोर्टेंस ना देकर अकबर जैसे राजा, तो क्योंकि हम यहाँ अकबर की बात कर रहे हैं, अकबरनामा से ही बात ले गए, तो हम यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। अकबर वाज ए सेकुलर माइंडेड रूलर। तो उन्होंने अपने दरबार में जो 9 रत्न बना रखे थे, 9 मंत्री बना रखे थे, वो उन्होंने अलग अलग एथनिक और अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से लिए हुए थे। अब ये कहा जाता है कि मुग़लों के अफसरों को गुलदस्ता भी कहा गया था। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। अकबर के इम्पीरियल सर्विस में यहाँ तक कि तुरानी और ईरानी भी थे। और वो कब से थे? जब उनका डोमिनेशन शुरू हुआ था, जब से अकबर ने अपना शासन संभाला था। 1556 में वो राजगद्दी पर आ गए थे अकबर, और राजगद्दी पर बैठने के बाद उनकी सेवा में ईरानी और तुरानी भी आ गए थे। क्यों? क्योंकि 1 ईयर बिफोर तो उनके फादर आए थे ईरान से, 1555 में आए थे। और 1555 में जब हुमायूं आए थे तो उनके साथ बहुत सारे ईरानी और तुरानी आए थे। बाद में भी कुछ ऐसे ईरानी और तुरानी बाद में मुग़ल दरबार में आ गए थे, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहते थे। हर एक को पता चल गया था कि मुग़ल दरबार में जाने के बाद कोई ना कोई पद मिल जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मुग़ल नॉबिलिटी। हम मुग़ल नॉबिलिटी का डिस्कस कर रहे हैं। मुग़ल नॉबिलिटी मतलब कि भाई ये एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था चंद्रभान। तो चंद्रभान ब्राह्मण ने मुग़ल नॉबिलिटी के बारे में उन्होंने एक बुक लिखी थी। वो बुक थी 4 चमन। तो 4 चमन में क्या लिखा हुआ? और ये जो बुक लिखी थी चंद्रभान ब्राह्मण ने, ये शाहजहाँ के शासनकाल में लिखी थी। तो क्या लिखा था? ये सारा जो भी जितना भी आप यहाँ से पढ़ोगे तो वो यही दिया हुआ है कि भाई अलग अलग एरियाज से आए थे, कि अलग अलग रेसेस के लोग थे, अलग अलग जो मतलब रेस होती हैं जो अलग अलग पार्ट से
लोग आए हुए थे, कुछ अरब, ईरानी, तुरानी, तुर्क, तजिक, ये सब वहाँ पे आए हुए थे। अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर इनके दरबार में लोग आए हुए थे। डिफरेंट ग्रुप्स के थे, डिफरेंट क्लासेस के लोग इनके इम्पीरियल कोर्ट में एज ए रिफ्यूजी के रूप में भी आए हुए थे। और देखा जाए तो इंडिया के भी अलग अलग ग्रुप्स आए हुए थे। वे पर्सन भी जिनको नॉलेज थी, जिनके पास स्किल्स थी, वो पर्सन भी इनके दरबार में थे। जैसे कि कोई तो योद्धा था, तो योद्धा जैसे बुखारी थे या बुकारेज, सैयद, जैनियन ऑफ द लाइनेज, ये सारे क्या थे, ये योद्धा थे, युद्ध में निपुण थे, तो वो भी इनके दरबार में आ गए थे। यहाँ तक कि जो अफ़गान ट्राइब्स थी, जैसे लोधी है, रोहिलाज हैं, ये सारे भी इनके दरबार में आए हुए थे। जब ये आए थे यहाँ पर राजपूत भी आए थे, तो इन्होंने उनको राणा, राजा, राव या रायान ये उपाधियाँ भी दे रखी थी। और राठौर, सिसोदिया, ये सारी की सारी इंडियन ट्राइब्स के बारे में जिक्र किया कर रखा है। जो यहाँ पर आते थे, इनको तलवारें दी जाती थी, इनको मनसब भी दे दिए जाते। मनसब मतलब एक ऐसा एरिया को ये अपने अपने एरियाज़ को मनसब बना रखा था, तो मनसब का दिया हुआ था। मनसब भी रैंक वाइज था इनका, जात के अकॉर्डिंग, जहाँ पर जितनी जात है उसके हिसाब से उससे मनसब को वो मनसब होता था। और इसका जो हेड बनाया जाता वो मनसबदार कहा जाता था। तो 100 से 7,000 तक के जात का जो मनसब था वो इन लोगों को दे दिया जाता था, इनको मंत्री बना दिया जाता था, मतलब मनसब बना दिया जाता था। यहाँ तक कि माउंटेनियस एरिया से ग्रासलैंड एरिया के और कर्नाटका, बंगाल, असम, यहाँ ये सारी ट्राइब्स उनके दरबार में आती थी और उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते थे। ये और है कि वो क्यों आते थे, क्योंकि वो उनको वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी। ये कह रहे हैं ना, टू किस द थ्रेशोल्ड ऑफ द इम्पीरियल कोर्ट, शाही दरबार की थ्रेशोल्ड होती है, दिल्ली को चूमने के लिए वहाँ पर आते थे। कहने का मतलब ये है वो वहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आ जाते थे। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि हर एथनिक और हर रिलीजियस ग्रुप के लोग उनके दरबार में आते थे। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दो रूलिंग ग्रुप्स के बारे में जो इंडिया के ही थे और वो इनकी सर्विस में 1560 से लग गए थे। 1560 के बाद, 1560 का जो टाइम था वो था अकबर का रूलिंग टाइम, क्योंकि 1556 में वो गद्दी पर बैठे थे। तो 1560 के बाद यहाँ पर राजपूत और इंडियन मुस्लिम इनकी सेवा में हाजिर हो गए थे, इनकी सेवा में लग गए थे। और जो फर्स्ट आपको बताए राजपूत में सबसे पहले जो ज्वाइन करने वाले थे इनकी सर्विस को, वो थे राजा भरमल कछवाहा। तो राजा भरमल कछवाहा ने उनकी सेवा को एक्सेप्ट किया था। और वो क्या थे, अम्बेर के राजा थे। अम्बेर जगह है, तो राजपूत राजा थे, राजपूत चीफ था, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ की थी। और जो जोधा है वो भी एक राजपूत राजकुमारी थी। अकबर ने किसी एक राजपूत राजकुमारी से नहीं बल्कि कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था। पॉलीगमी उस टाइम पे प्रीवेल्ड थी। बहुत सारी ऐसी हिंदू कास्ट के मेंबर्स जिनको एजुकेशन का ज्ञान था, वर इंक्लाइंड टुवर्ड द एजुकेशन, और जिनको अकाउंटेंसी का ज्ञान था, उनको भी इनके दरबार में लगाया गया था, मुग़ल दरबार में लगा दिया गया था। सबसे मेन एग्जाम्पल जो दिया गया है कि अकबर के दरबार में जो वित्त मंत्री बनाया गया था वो राजा टोडरमल को बना दिया गया था। और ये राजा टोडरमल एक खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे। तो ये एग्जाम्पल हो गए हम। अगर हम बात करते हैं ईरानियों की, तो ईरानियों को भी जहांगीर के दरबार में हाई ऑफिस मिला हुआ था, हाई पोजीशंस मिले हुए थे और जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और एक और बात मैं बताती हूँ, जहांगीर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रभाव था वो था नूरजहाँ का। नूरजहाँ एक ईरानी थी और नूरजहाँ की सुंदरता पर मोहित होकर जहांगीर ने उनसे मैरिज की थी। इवन जो नूरजहाँ के एक्स हस्बैंड थे उसको जहांगीर ने ही मरवाया था। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नूरजहाँ कौन थी, वो भी एक ईरानी थी, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और औरंगज़ेब ने राजपूतों को हाई पोजीशंस पे अपॉइंट कर रखा था। औरंगज़ेब ने भी, औरंगज़ेब जो 6th रूलर था मुग़ल एम्पायर का, उसने भी राजपूतों को अपने दरबार में हाई पोजीशंस दी हुई थी। उनके अंडर मराठे भी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में थे, जो उनके ऑफिसर्स थे, ऑफिसर दल में बहुत ज़्यादा संख्या में मराठों को भी शामिल किया गया था। ऑल होल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेल्ड रैंक कंप्राइजिंग। अब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर में जितने भी अफसर थे, जितने होल्डर थे, उनको उनका पद दे दिया जाता था। पद मतलब उनको उनकी मनसब और रैंक, ये एक ही बात है, मनसब कहे या रैंक कहे, तो वो उनको दे दिया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें 2 न्यूमेरिकल डिजाइनेशंस होते थे, एक होता था जात और एक होता था सवार।
जिसके पास जितनी जात होती थी, जात के हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती थी, जात के हिसाब से उसका पद बढ़ जाता था, और वैसे ही सवार के हिसाब से होता था। जात का क्या बताया गया, और ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये अकबर ने ही स्टार्ट किया था। जात वाज एन इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन इन इंपीरियल हायरकी एंड सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स और द मनसबदार। ऑफिसर मतलब मनसब का हेड कौन होता था, मनसबदार। मनसबदार की जो सैलरी है वो किस पे डिपेंड करती थी, वो जात पे डिपेंड करती थी। जात 100 का भी हो सकता था, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 7000, कोई भी जात हो, जितनी जात उसके पास होती थी उसी जात के अकॉर्डिंग वो जो है उसकी सैलरी बढ़ती थी। इवन सवार, अगर हम दूसरा जो डिजाइनेशन की बात कर रहे हैं तो एक डिजाइनेशन क्या हो गया, जात, और सेकंड डिजाइनेशन इज सवार, विच इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द हॉर्समैन। ये घोड़ों की संख्या को बता रहा था, जो सवार होते, सवार का मतलब नंबर ऑफ द हॉर्समैन। ही वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस। अब क्या था, अब ये जो हॉर्समैन होते थे वो उनको भी सेवा देनी होती थी। एज वेल एज इन द 17th सेंचुरी मनसबदार ऑफ 1000 जात और अबो रैंक्ड एज नोबल। कहते हैं जो 17th सेंचुरी की अगर बात करें तो जो मनसबदार के पास 1000 जात होती थी तो उसको नोबल का दर्जा दिया जाता था। द नोबल्स पार्टिसिपेट। अब नोबल काम क्या करते थे, नोबल किसको कहा जाता था, किस आधार पर उनको नोबल बनते थे, और नोबल का काम क्या होता था। जो नोबल का काम होता था वो क्या था, एक तो मिलिट्री कैंपेन करना, एक तो सैनिक अभियान शुरू करना, सैनिक अभियान में पार्टिसिपेट करना। उनके साथ उनकी आर्मी होती थी, नोबल के पास अपनी अपनी आर्मी के साथ वो मिलिट्री कैंपेन करते थे। इवन वो प्रोविंसेस के अंदर भी, स्टेट के अंदर भी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते, एक अफसर की तरह भी काम करते थे। जो कौन होते थे, ये नोबल्स जो होते थे, तो एक ऑफिसर की तरह भी वो काम करते थे। कहाँ पर, स्टेट के अंदर। हर मिलिट्री कमांडर को ज़रूरत होती थी क्या करने की, उनको एक घुड़सेना तैयार करने की, घुड़सेना को रिक्रूट करने की ज़रूरत पड़ती थी। किसको, मिलिट्री कमांडर को। और साथ ही साथ उस सेना को, उस कैवलरी को शस्त्रों से लैस करना, इक्विप्ड मतलब अस्त्र शस्त्र देना, और उसको ट्रेंड करने का काम भी कौन करते थे, वो ये मिलिट्री कमांडर ही करते थे। अगर आप घुड़सवारों की बात करें, ट्रूपर्स की बात की जाए, तो घुड़सवार को अच्छी क्वालिटी के घोड़े उनको मेंटेन करने पड़ते थे, उनके देखभाल करना, उनको जिनके ऊपर इम्पीरियल मार्क लगा, दाग लगा होता था, शाही दाग लगा होता था, जैसे कि उन पर दाग लगा दे, कोई निशान बना दिया जाता था उन घोड़ों के शरीर के ऊपर, तो उनको मेंटेन किया जाता। और ये कौन काम करते थे, ये घुड़सवारी करते थे। एम्परर जो है पर्सनली क्या काम करता था, पर्सनली मतलब अपने आप चेक करता था, उनकी रैंक को, उनके टाइटल्स को और उनके ऑफिशियल पोस्टिंग को चेक करता था। जिस मनसब को या जिस नोबल को जो पोस्ट दी गई है या जो रैंक या जो टाइटल दिया गया है वो पर्सनली चेक करते थे राजा। इवन जो लोअर रैंक के ऑफिसर्स होते थे उनको नहीं चेक किया जाता था, वो राजा चेक नहीं करते थे। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को लागू किया। हु डिज़ाइन द मनसब सिस्टम। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो अपने अफसरों के साथ बिल्कुल एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बना रखे थे, एक आध्यात्मिक रिश्ता बना रखा था। वो उन्होंने क्या कर रखा था, सारे नॉबिलिटी को वो अपने एक शिष्य के रूप में मानता था, ट्रीटिंग दैम एज एस डिसिपल्स, बिल्कुल एक शिष्य की तरह मानता था। तो मतलब आध्यात्मिक रिश्ता भी होगा, जो बिल्कुल एक मॉरल रिलेशन होता है उस वैसा अकबर ने बना रखा था। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ द नॉबिलिटी की, कि जो इम्पीरियल सर्विस है वो पावर लेने का एक तरीका था, पावर, वेल्थ या हाईएस्ट पोजीशन लेने का एक बहुत अच्छा तरीका था। जो नॉबिलिटी जितनी अच्छी राजा की सेवा करता था उतनी ही ज़्यादा धन, उतनी ही ज़्यादा पावर, उतनी ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन उसको मिल जाती थी। एक आदमी अगर कोई भी राजा की सेवा में आना चाहता था तो उसको क्या करना होता, उसको एक नोबल के थ्रू, किसी न किसी उससे पहले लगे हुए किसी अधिकारी के थ्रू एक याचिका दायर करनी पड़ती थी, एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ती थी राजा के पास। और जो एप्लीकेशन जो भेजी जाती थी, जो नोबल जो भेजता था उस बंदे के नाम की, वो उस एप्लीकेशन को कहा जाता था तजवीज़। तजवीज़ का यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो तजवीज़ राजा के पास भेजी जाती थी। तो यहाँ पर एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट मनसब के अकॉर्डिंग सूटेबल पाया जाता है तो उसको वो एरिया, वो मनसब, वो रैंक उसको दे दी जाती थी। जिस रैंक के लिए वो बंदा आया था, अगर उस रैंक के अकॉर्डिंग उसके अंदर वो सारी स्किल्स हैं तो उसको वो मनसब दे दी जाती थी। अब इसमें क्या है, जैसे कि एक मीर बख्शी था। मीर बख्शी क्या होता था, पे मास्टर जनरल।
पे देने वाला। वो जब भी दरबार कभी लगता था तो वो राजा के राइट साइड में खड़ा होता और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी कैंडिडेट्स को, चाहे कोई अपॉइंटमेंट का है या किसी की प्रमोशन करनी है, उन सबको वो वहीं पे प्रेजेंट कर लेता था। कौन? मीर बख्शी। मीर बख्शी का काम क्या होता था दरबार में? मीर बख्शी का काम था जितने न्यू रिक्रूटमेंट आ रही है उनको राजा के सामने पेश करना, या जिनकी प्रमोशन करनी है उनका राजा के सामने पेश करना। तीसरी बात क्या है, सारी पेमेंट का काम भी वही करता था। अगर आप बात करते हैं जो भी इसकी ही मतलब जो मीर बख्शी बात की जा रही, मीर बख्शी का और क्या काम होता था? तो मीर बख्शी जो था ये ऑफिस के सारे ऑर्डर्स को तैयार करता था। ऑर्डर्स जिसके ऊपर मीर बख्शी की खुद की सील और सिग्नेचर होते थे, साथ ही साथ उसके ऊपर दोज ऑफ द एम्परर मतलब राजा की सील और सिग्नेचर भी उस ऑर्डर पे होते थे, ऑर्डर पे लगाने होते थे, मतलब दोनों के साइन और सिग्नेचर होते थे, सॉरी सील और सिग्नेचर होते थे। देयर वर 2 अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स एट द कोर्ट। अब हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं ना, तो मंत्रियों में एक तो मीर बख्शी हो गया, दूसरा है दीवाने आला और एक है सदरुल सुदूर। तो हम 3 यहाँ पे ऑफिसर्स की बात करते हैं। मान लिया आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि भी कौन कौन से ऑफिसर्स होते थे, उनका काम क्या होता था, तो एक था मीर बख्शी, दूसरा है दीवाने आला और एक है सदरुल उस सुदूर। तो जो दीवाने आला है, दीवाने आला भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स था और उनका काम क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर का काम था। जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री कौन था? वो उसको कहा जाता था दीवाने आला। और हम बात करते हैं सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर ये क्या था? ये दान देने वाला, अनुदान देने वाला मंत्री था। कहाँ पर कोई ग्रांट पहुँचानी है तो वो काम इन्हीं का होता था। और साथ ही साथ जो भी लोकल जज या काजी को जज कहा जाता है, तो काजी जो होते थे उनको अपॉइंट करने का काम भी किसका होता था? सदर उस सुदूर का होता था। 3 मंत्री ये कभी कभार ऐसा होता था कि वो इकट्ठे हो जाते और वो राजा को एक सलाहकार के रूप में काम करते थे, एडवाइजरी बॉडी बन जाते थे। लेकिन थे तीनों अलग अलग, तीनों का काम अलग अलग था। वो कभी कभार ऐसा होता था कि राजा को किसी न किसी मुद्दे पर अगर एडवाइस देनी होती तो इकट्ठे हो जाते थे। Akbar with this and other advisories shaped the administrative, fiscal and monetary institution of the empire. अकबर, अब बार बार अकबर का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अकबरनामा से शुरू किया है ये टॉपिक, तो अकबर का ही इसलिए सारा का सारे जो है वो अकबर के बारे में ही बता रखा है। तो उनका अकबर ने इन्हीं एडवाइजरी बॉडी और दूसरे कुछ और एडवाइज़र्स थे, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की सलाह पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को और अपने मॉनेटरी सिस्टम मतलब मौद्रिक जितने भी सिक्के विक्के बनते थे, मॉनेटरी सिस्टम को उन्होंने अच्छे ढंग से शेप कर रखा था। दरबार में जितने भी नोबल्स लगा रखे थे, जितने भी अभिजात वर्ग को, जितने अधिकारियों को लगा रखा था, वो एक ऐसा बल, ऐसी सेना थी जिसको रिजर्व फोर्स कहा जाता था। मतलब ये तो ऐसे थे जिसको जहाँ कहीं भी ऑन द स्पॉट अगर खड़ा करना चाहे राजा तो खड़ा कर सकता था। ये तो ये मानो कि बिल्कुल एक विश्वसनीय सेना के रूप में काम करते थे। किसी भी प्रोविंस में, किसी भी स्टेट में, किसी भी मिलिट्री कैंपेन में इनको कभी भी भेजा जा सकता था, जो दरबार में इनके साथ नोबल्स अपॉइंट कर रखे थे। वे ड्यूटी बाउंड थे, दिन में 2 बार उनको आना पड़ता था राजा के सामने, दिन सुबह और शाम को। क्यों आना पड़ता था? राजा के सामने अभिवादन करने के लिए, झुककर प्रणाम करने के लिए, प्रोस्ट्रेशन, डीपर प्रोस्ट्रेशन करने के लिए आना पड़ता था। और कहाँ पर होता था ये? पब्लिक ऑडियंस हॉल में। मतलब सुबह शाम उनकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है और राजा के सामने झुकना ज़रूरी था। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी थी एक तो राजा को सुरक्षा देना और राजा के साथ साथ उसके परिवार को सुरक्षा देने का काम भी इन्हीं नोबल्स का होता था। अराउंड द क्लॉक का मीनिंग डे एंड नाइट, दिन और रात को। चलो हमने बात किया अभी रिक्रूटमेंट एंड रैंक की, दोनों हमारे हो गए। कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता था मुग़ल नोबल्स का और कैसे उनको रैंक दी जाती थी। मनसब जो है वो रैंक का ही नाम था। मनसबदारी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय अकबर। इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर की बात करते हैं कि सूचनाओं को कैसे पहुंचाया जाता था और सूचनाओं को कौन राजा के सामने पेश करता था। एग्जैक्ट और डिटेल रिकॉर्ड को रखना ये एक मेन काम था।
मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भी जितना भी रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह से रखा जाए। तो ये काम था। एक तो मीर बख्शी जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, पे मास्टर। मीर बख्शी सारे जो कोर्ट राइटर्स थे, मतलब नकिया नवीस जो भी राइटर थे, जो भी लेखक थे, उन सब के दलों को सुपरवाइज़ करने का काम वो कौन करता था? वो मीर बख्शी करता था। अब मीर बख्शी क्या था? ये सारी एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स को दरबार में पेश करने का काम इन्हीं का होता था। मीर बख्शी पेश करता था जितने भी लिखी होती थी, चाहे कोई एप्लीकेशन है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनकी थी। सारे इम्पीरियल ऑर्डर्स भी जो राजा को आदेश देने थे वो भी सारे कौन पेश करता था? मीर बख्शी। मतलब एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी उसकी, इम्पॉर्टेंट काम था ये मीर बख्शी का। अगर इसके साथ साथ और देखा जाए तो कौन होते थे? नोबल्स के एजेंट होते थे, वकील भी होते थे जो और साथ में और कौन थे? रीजनल रूलर्स रिकॉर्डेड द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। एक तो मीर बख्शी का काम हो गया। और मीर बख्शी किसको संभालता था? कोर्ट राइटर्स को। साथ ही साथ कुछ एजेंट होते थे, वे एजेंट और कुछ रीजनल रूलर्स होते थे, कुछ स्टेट के हेड होते थे। वे सारी की सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम करते थे। और जो सूचना इकट्ठी की जाती थी, मतलब एक अखबार की तरह जो तैयार किया जाता था, उसको हेडिंग ऊपर क्या डाली जाती थी? न्यूज़ फ्रॉम द एग्जाल्टेड कोर्ट, उच्च दरबार से सूचना, कि उच्च दरबार से क्या सूचना आई है वो लिखा जाता था। और साथ साथ डेट और टाइम, जो कोर्ट की बैठक होती थी, कोर्ट का सेशन, कोर्ट सेशन मतलब कोर्ट की बैठक जो होती थी, उसका टाइम और उसका डेट भी उसमें मेंशन की जाती थी। अखबारात के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, कौन कौन सी, जैसे उनकी अटेंडेंस, कोर्ट में अटेंडेंस होना, कौन कौन आए, कौन मंत्री आए, कौन नहीं आए, ग्रांट ऑफ ऑफिस एंड टाइटल्स, कौन सा पद दिया गया, कौन सी पदवी दी गई है, या कौन से ऑफिस को कितना पैसा ग्रांट के रूप में पहुंचाया गया है। डिप्लोमेटिक मिशंस का जिक्र किया जाता था, दूसरे देशों के साथ कैसे कौन कौन से अभियान पहुंचाए गए हैं। राजनयिक मिशन जिसको कहा जाता है। प्रेजेंट्स रिसीव्ड, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट्स, रिसीव्ड कितने गिफ्ट आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक रिवाज था। इंक्वायरी मेड बाय द एम्परर, राजा खुद इंक्वायरी करता था किसकी? किसी न किसी ऑफिसर की हेल्थ के बारे में, कि भी उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी इंक्वायरी भी राजा करता था। एज वेल एज ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल होती थी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री को लिखने के लिए तो सबसे कीमती क्या ये इन्फॉर्मेशन है, चाहे राजा की पर्सनल लाइफ है या चाहे उनकी कोई प्राइवेट लाइफ थी, उन सब के बारे में। न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन्स अंडर मुगल रूल बाय इंपीरियल पोस्ट। क्या है? न्यूज़ को पहुंचाना भी होता है। न्यूज़ लिख भी दी, लिखने के बाद अब उन न्यूज़ को पहुंचाना होता था। कोई ऑर्डर पास किया है, दूसरे राजाओं तक पहुंचाना है, तो वो काम भी किया जाता था। तो इन्होंने अपनी डाक सेवा भी बना रखी थी कि कहाँ पर कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब चारों तरफ भेजनी होती थी। आसपास के देशों में, आसपास के जो भी नेबरिंग रूलर थे उन सब के पास भेजनी होती थी। तो किसके थ्रू भेजते थे? इंपीरियल पोस्ट, अपनी जो राजकीय पोस्ट बना रखी थी। राजकीय पोस्ट में कैसे है? दिन रात चलती रहती थी वो, जैसे रिले रेस होती है वैसे ही नेक्स्ट जो है रनर, फुट रनर तैयार रहते थे। और वो जो मैसेज है, मैसेज को हाथ में पकड़ के और भागते थे। और साथ ही साथ कैड पेपर रोल्ड अप इन बम्बू कंटेनर, बांस का एक कंटेनर होता था, बांस के कंटेनर के अंदर कागज़ के ऊपर वो जो रॉयल ऑर्डर है वो लिखा होता था। एम्परर इस रिपोर्ट को उसको मिल जाती, चाहे कितनी ही दूरी होती, तो कुछ ही दिनों में राजा को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। नोबल के एजेंट वो उनको बाहर की कैपिटल के बाहर जो है उनको अलग अलग जगह पे, क्योंकि राजा तो राजधानी में ही रहता था, और उसके बाहर अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने एजेंट लगा रखे थे। और वो एजेंट भी थे, साथ साथ राजपूत प्रिंस भी हुआ करते थे, कुछ राजा हुआ करते थे जो इन काम को करने में उनकी मतलब रोल होता था। सारे के सारे इतने ये जो भी इनके जो पेपर है या जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते थे, बड़ी मेहनत से उनकी कॉपी तैयार की जाती और सारे मैटर को अपने मालिक तक वो भेजते थे।
यानी कि वापस भी भेजना होता था कि भाई क्या मैसेज दिया गया है। द एम्पायर वाज कनेक्टेड बाय सरप्राइजिंगली रैपिड इंफॉर्मेशन लूप फॉर द पब्लिक न्यूज़। मतलब सार्वजनिक सूचना देनी होती थी, पब्लिक न्यूज़ देनी होती थी, तो पूरे एम्पायर को एक रैपिड इंफॉर्मेशन लूप से जोड़ रखा था। मतलब एक ऐसा सूचना तंत्र, एक सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ा हुआ था कि कितना स्पीडली काम हुआ करता था। वो था रिले रेस के की तरह ही किया जाता था। तो फुट रनर इस काम को किया करते, जो काम 50 जहाँ पर 50 दिन में पहुँचा जाता वहाँ 5 दिन में पहुँचना पॉसिबल हो जाता था इन फुट रनर्स के माध्यम से। ओके, हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ कि इन्फॉर्मेशन को पूरे एम्पायर में कैसे सेंड किया जाता था, कैसे भेजा जाता था, कैसे उन्होंने अपनी इंपीरियल पोस्ट बना रखी थी। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो बियॉन्ड द सेंटर। मतलब सेंटर के ऑर्डर को तो इस तरीके से भेजा जाता था, या सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से परे भी स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, लोकल लेवल्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया था। ये कह रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे डिस्कस करती हूँ कि सेंटर को डिवाइड करके सूबा बना दिए जाते थे। सूबा को डिवाइड करके सरकार, और सरकार को डिवाइड करके परगना। जैसे हमने क्या, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से फिर विलेज लेवल पे आ जाता है, यानी कि तहसील्स बन जाती हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने डिवीज़न किया हुआ था। तो डिवीज़न ऑफ द फंक्शन एस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर वाज रेप्लिकेटेड इन द प्रोविंसेस, कि जो सेंटर ने डिवीज़न कर रखा था, कामों का बंटवारा जो किया हुआ था, वही काम कहाँ पर, स्टेट के अंदर भी दोहरा रखा था। रेप्लिकेटेड मतलब रिपीटेड, वही दोहरा रखा था। यानी सेंटर का डिवीज़न हुआ है तो प्रोविंसेस का भी डिवीज़न हुआ है, जहाँ पर मंत्री अपने सुबॉर्डिनेट से काम करवाते थे। सुबॉर्डिनेट मतलब जो अधीनस्थ अधिकारी थे, जो उनके अंडर काम करने वाले अधिकारी थे, उनसे काम करवाते थे मिनिस्टर्स। कहाँ के मिनिस्टर्स? प्रोविंसेस के। जैसे कौन कौन से थे? दीवान, बख्शी और सदर। ये किसके बताए गए हैं? ये आपको बताए गए हैं सूबास के। और हेड ऑफ़ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर। अब जो है सूबे का हेड क्या होता था, उसको गवर्नर कहा जाता, या फिर सूबेदार भी कहते थे उसको। इनका काम क्या था? इनका काम था कि राजा को डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कि क्या जो कुछ भी सूबे के अंदर जो भी होता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चलाया जाता था, सारी की सारी रिपोर्ट राजा के पास डायरेक्टली सूबेदार ही पहुँचाता था। अब हम बात करते हैं सरकार। सरकार में जो है वो सूबा से नीचे थी, यानी सूबा को डिवाइडेड करके सरकार बना रखे थे। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कहे तो सरकार। अब यहाँ पर क्या था, जो फौजदार होते थे, फौजदार का काम क्या था? फौजदार यानी कि कमांडेंट, कमांडेंट के जुरिस्डिक्शन में ये सरकार भी आते थे। मतलब सरकार या जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा रेखाएं उतनी ही थी जितना एरिया फौजदार को दे रखा था। फौजदार क्या होते थे? फौजदार के पास अपनी घुड़सवारी सेना, बहुत बड़ी सेना, घुड़सवार, और साथ साथ तोपची भी इनके साथ होते थे। किस में? डिस्ट्रिक्ट में। ये देखो डिस्ट्रिक्ट वर्ड आ गया। डिस्ट्रिक्ट मतलब कहे तो वो सरकार। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौजदार होते थे, फौजदारों को जिम्मेवारी थी पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने के। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई इन फौजदारों के पास मस्केटियर तोप चलाने वाले भी होते थे, तोपची, और कैवलरी भी हुआ करते थे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात की जाए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो परगना हो गया, जैसे पंचायती राज सिस्टम, सब डिस्ट्रिक्ट्स। और यहाँ पर 3 ऐसे ही ऑफिसर्स थे परगना में। वो कौन थे? 3। एक कानून को जो रिकॉर्ड रखता था रेवेन्यू का, कीपर ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड। उसके बाद चौधरी, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, एंड काजी, जो न्याय करने का काम करता था। हर एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को के अंडर और भी बहुत सारा स्टाफ था जो काम करता था। कौन कौन सा स्टाफ था? कलर्स का, अकाउंटेंट, ऑडिटर, लेखा परीक्षक, मैसेंजर, अदर फंक्शनरी, और भी काम करने वाले थे जो टेक्निकली क्वालिफाइड बंदे थे, वो काम भी करते थे। इवन वो सारे कैसे काम करते थे? सब स्टैंडर्डाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस और द प्रोसीजर, जो भी स्टैंडर्डाइज रूल रेगुलेशन बना रखे थे मुग़ल दरबार में, जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते थे, उससे बाहर होकर वो काम नहीं करते थे। जनरेटिंग द कॉपियस रिटन ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड्स, इनका काम क्या होता था?
हर डिपार्टमेंट का काम होता था कि जो भी रिटन ऑर्डर है या रिकॉर्ड है उसकी कॉपी तैयार करना। पर्शियन भाषा मेन थी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी। पहले तुर्किश भाषा थी, लेकिन तुर्किश भाषा को हटा के पर्शियन भाषा को ही उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज से बना लिया था। इवन लोकल लेवल पे, कहीं कहीं पर गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे लोकल लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता था। मुगल क्रॉनिकल्स यूजुअली पोर्ट्रेट द एम्परर एंड हिज कोर्ट एज कंट्रोलिंग द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus डाउन टू द विलेज। कहते हैं मुग़ल की जो मुग़ल क्रॉनिकलर्स थे, मुग़ल इतिहासकार, उन्होंने इस तरीके से किताबों में लिखा है, जैसे अकबरनामा है। अकबरनामा में इतिहासकारों ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि एम्परर और उसका दरबार पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था, चाहे वो सेंटर से विलेज लेवल तक का था। सारा का सारा जिम्मेवारी, सारे की सारा कंट्रोल वो एम्परर के हाथों में ही होता था। ये किस में लिखा हुआ है? ये उनके क्रॉनिकल्स में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है उनके। अब ठीक है कि उनके बीच में इतना बड़े काम को संभालना वो टेंशन फ्री नहीं था। कभी कभार ऐसा भी था, जैसे गांव में ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदारों में और मुग़ल एम्परर के जो मंत्री या रिप्रेजेंटेटिव होते, उनमें कभी कभार ऐसा होता था कि झगड़े हो जाते थे, कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, किसको लेकर, पावर को लेकर, अथॉरिटी को लेकर या शेयर ऑफ रिसोर्सेज को लेकर झगड़े हो जाते थे। तो ज़मींदार जो है पीजेंट्स सपोर्ट को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते थे। कभी कभार ऐसा भी था कि ज़मींदार राजा के अगेंस्ट खड़े हो जाते थे। क्योंकि जो कृषक समाज है उसका सारा सपोर्ट ज़मींदार को मिल जाता था। सो वी हैव completed this topic and I request you please watch this video to understand this concept and topic. Thank you and have a nice day.